हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू स्टडी एटिक। आई एम तुषार। दोस्तों, आज हम अपने सेकंड लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं यूरोपियंस के बाद स्पेसिफिकली पोर्टुगीज को। अब पोर्टुगीज का एडवेंट कैसे होता है इंडिया में और वो आगे क्या डेवलपमेंट्स करते हैं, चलिए उसके बारे में जानते हैं। जो पहला पोर्टुगीज सेलर इंडिया की खोज में निकला था उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, जिसने केप ऑफ स्टॉर्म्स को 1487 में खोजा, मतलब 1487 में खोज निकाला। अब इसने वहां पे क्या देखा, बहुत सारी स्टॉर्म्स का सामना किया और उस केप को इसने नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है, अब किंग ऑफ पोर्टुगल जो है जेम्स वन, उस समय बाकी सेलर्स को मोटिवेट करने के लिए उसने इस केप ऑफ स्टॉर्म का नाम बदल कर रख दिया केप ऑफ गुड होप। अब ऐसा उसने क्यों किया? अब जब बार्थोलोमियो डियाज उस रूट से डर गया और उसने ये कहा कि वहां पे बहुत सारा स्टॉर्म्स का एरिया है, तो डेफिनेटली कोई भी और जो सेलर है वो वहां पे सेल करने से डरेगा। अब उस डर को खत्म करने के लिए उसने एक होप जगाई वहां के सेलर्स में कि वहां पे उसके आगे एक डेवलपमेंट है, उसके आगे एक जीत है, एक सक्सेस है, इसलिए वहां पे होप रखिए, और उसने उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप। तो दूसरा पोर्टुगीज सेलर था वास्को डिगामा, जिसने डियाज के रूट को फॉलो किया और केप ऑफ गुड होप तक जा पहुंचा। ठीक, यहां से फिर क्या होगा, वो पहुंचेगा मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में वास्को डिगामा की मुलाकात एक इंडियन साधारण ट्रेडर से हुई, जिसका नाम कुछ लोग बताते हैं अब्दुल नजीब और कुछ कहते हैं उसको कृष्णा। ठीक है, तो आपने उसका नाम इंपॉर्टेंट है नहीं है, इसलिए याद नहीं रखना। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस आपको पता होना चाहिए कि मोजाम्बिक में जाके वहां पे इंडियन साधारण ट्रेडर से उसकी एक मुलाकात हुई। इस इंडियन ट्रेडर की जो शिप थी, वास्को डी गामा ने उस शिप को देखा और सरप्राइज हो गया कि उस शिप का जो साइज था वो वास्को डी गामा की शिप से 3 गुना बड़ा था, जबकि वास्को डी गामा की शिप यूरोप की सबसे बड़ी शिप थी। ठीक है, इस बात ने उसे इतना सरप्राइज कर दिया। अब वो क्या करता है, अब्दुल नजीब को रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इंडिया तक ले चले। फिर वो अब्दुल नजीब जो है वो उसको इंडिया ले चला, और वो कहाँ पहुंचे, वो इंडिया में पहुंचे कैलीकट। ठीक है, कैलीकट में पहुंचकर वास्को डी गामा की मुलाकात होती है इंडिया में उस कैलीकट एरिया के एक फ्यूडल राजा से। ठीक है, उस राजा का नाम था मना विक्रमा, और उस राजा को हम एक उपाधि से डिनोट करते हैं जिसको कहा जाता है जेमोरिन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे कैलीकट में वास्को डिगामा मिला जेमोरिन से। ठीक है, मना विक्रमा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जेमोरिन यूरोपियंस को ना ट्रेड में सपोर्ट करता है, और क्योंकि वो दिल्ली सुल्तानेट के राज से अपने आप को थोड़ी बहुत आज़ादी देना चाहता था। ठीक है, जमोरिन विजयनगर एम्पायर के अंडर एक छोटा सा फ्यूडल राजा था जो यूरोपियंस के साथ ट्रेड करके इंडिपेंडेंटली प्रॉस्पेरस होना चाहता था। दूसरी तरफ पोर्टुगीज के पास गनशिप्स थी। ठीक है, और नई टेक्नोलॉजीज थी जो कि जमोरिन को एटलीस्ट कोस्टल एरियाज में एक अपर हैंड प्रोवाइड करवा सकती थी और एक सिक्योर फीलिंग उसको दे रही थी। इसके साथ साथ इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी ही नहीं उस टाइम पे, जो कि यूरोपियंस की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को सूट करती थी। ठीक है, अब सेंटर में उस टाइम देखा जाए तो लोधी डायनेस्टी का राज चल रहा था जब ये आपका आता है वास्को डिगामा। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा तो है नहीं कि सेंटर से सारा कंट्रोल देश को कर रहा है, किसी टेरिटरी में कोई राजा बैठा है, किसी टेरिटरी में कोई और है। ठीक है, ऐसे कंट्रोल चल रहा है, या फिर फ्यूडल राजा कहीं पे बैठे हैं। कुछ लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, कुछ वैसे ही मेन राजा के अंडर, लोधी डायनेस्टी के अंडर काम करते रहते हैं। तो इसको स्ट्रक्चर को बाद में देखेंगे, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का। अभी बात आगे करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, इंडिया में कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी नहीं। ठीक है, यूरोपियंस की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज को ये बात मतलब बहुत ज़्यादा सूट करती थी। साउथ में विजयनगर नगर एम्पायर जो था वो काफ़ी स्ट्रांग था, और नॉर्थ में जो टर्क्स थे उनका दबदबा था। ठीक है, टर्क्स में कौन थे जी? वही स्लेव डायनेस्टी के बाद जो एक्चुअली वो थे, तो मतलब एक तरह से टर्क्स ही ना, मुगल्स के से पहले जो थे मुस्लिम डायनेस्टी ही थी वो भी, चाहे वो स्लेव डायनेस्टी के अंडर थे। अब कैलीकट जो है पोर्टुगीज के लिए शुरुआत में ये बेस्ट सूटेड क्यों था? बिकॉज
एक तो ये था नॉन मुस्लिम एरिया, ठीक है। दूसरा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं था कि जहाँ पे पोर्टुगीज़ को रूल करना या फिर वहाँ पे एंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता, ठीक है। अब वास्को डी गामा के बाद एक और सेलर आएगा जिसका नाम था कैब्रल, ठीक है। इसको पोर्टुगीज रूलर ने भेजा। इसको क्यों भेजा गया? वैसे तो पहले देखो, इसको भेजा गया सन 1500 में, 1500 में, ठीक है। कैब्रल के इंडिया आने का जो कारण था वो था वास्को डी गामा के अराइवल के बाद जो उसका ट्रेड में हुआ ना प्रॉफिट। जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाले या फिर जो भी ओरिएंटल गुड्स थी उनको इकट्ठा करके लेके गया अपने यूरोप में, और वहां पे जब उसने उसको बेचा तो वहां पे उसको प्रॉफिट हुआ था 60 टाइम्स उसकी कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के लिए कैब्रल आया इंडिया में, ठीक है। और उसने ये पता करना था कि ये जो प्रॉफिट हुआ ये एक्सीडेंटल प्रॉफिट था या सच में इंडिया के साथ ट्रेड करना इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। एज ए रिजल्ट जब कैब्रल आता है वहां, तो प्रॉफिटेबिलिटी अगेन 60 टाइम से भी ज्यादा वो उसको मिलती है। इसके बाद वास्को डिगामा एक बार फिर इंडिया आता है 1502 में। उस समय पोर्टुगीज ने कार्टाजेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी को भी व्यापार के लिए जब इंडिया आना है ना, तो उसके लिए उन्हें पहले पोर्टुगीज से लाइसेंस लेना होगा। मतलब एक तरह से अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पोर्टुगल को देना होगा, अदरवाइज पोर्टुगीज उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तब पोर्टुगीज क्या करते हैं, एस्टैब्लिश ट्रेडिंग स्टेशन एट कैलिकट, कोचीन एंड कनानौर, ठीक है। याद रखना, कैलिकट, कोचीन और कनानौर में ट्रेडिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए थे किसने? पोर्टुगीज ने। और इनका जो पहला हेडक्वार्टर था पोर्टुगीज का, वो कहाँ था इंडिया में? वो था कोचीन में। उस समय ट्रेडिंग स्टेशन का मतलब था एक साधारण फैक्ट्री, ठीक है। तो ये फैक्ट्री वो ऐसी फैक्ट्री नहीं थी कि जहां पे सामान की मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बल्कि ये फैक्ट्रीज एक तरह से वेयर हाउसेज होते थे जहां पे सामान को स्टोर किया जाता था और वहीं से शिप्स में उनकी लोडिंग अनलोडिंग होती थी, ठीक है। अब उन फैक्ट्रीज में स्टोर्ड सामान की प्रोटेक्शन के लिए उसकी फोर्टिफिकेशन करी जाती थी, ठीक है। मतलब वहां पर सुरक्षा बल को तैनात किया जाने जाने लगा। फोर्टिफिकेशन की जो परमिशन थी लोकल राजा से यूरोपियंस आसानी से ले लेते थे। इसके साथ साथ क्या होता था, यूरोपियंस ने लोकल टेरिटरीज के रूलर से ना ये परमिशन भी मांगी कि इंडियन ट्रेडर्स को पे करने के लिए उन्हें एक मिंट एस्टेब्लिश करने की इजाजत दी जाए। मिंट क्या होता है? जिसमें सिक्के बनते हैं, ठीक है। तो करेंसी जो है उसको मिंट करने की परमिशन दी जाए ताकि ट्रेड अनइंटरप्टेड चलता रहे। इस तरह से यूरोपियंस ने धीरे धीरे पावर बढ़ानी शुरू कर दी। अब उनके पास यहाँ इंडिया में मिलिट्री पावर आनी शुरू हो गई। उन्होंने अपनी करेंसी मिंट करनी भी शुरू कर दी। यह सब एक तरह का संकेत था कि यूरोपियंस धीरे धीरे इंडिया में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देंगे। लेकिन उस समय के राजा इस तरह के फ्यूचर को देख ही नहीं पा रहे थे। दे कुड नॉट एंटिसिपेट व्हाट्स गोना हैपन। तो एज ए रिजल्ट यूरोपियंस जैसे जैसे एक्सपेडिशंस जो कर रहे थे वो किसके द्वारा बैक्ड थे? वो थे उनकी सरकार के द्वारा बैक्ड, जो पोर्टुगीज क्राउन था और जो भी यूरोपियन ब्रिटिश क्राउन थे, ठीक है। ये अपने जो एक्सपेडिशंस हैं इनकी कंट्री से जो चल रहे थे, इनको सरकार की प्रॉपर बैकिंग थी। और उन सरकारों का उस टाइम पे कैसा मोटिव था? इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज थी उनकी। मतलब जो टेरिटोरियल ग्रोथ है उसकी तरफ उनका ध्यान था। तो इट कैन बी वेल अंडरस्टूड, ठीक है, दैट देयर मोटिव, मतलब उनका जो मोटिव था ना शुरू से वो क्या था कि ट्रेड तक सीमित नहीं था। इंपीरियल एक्सपेंशन उसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ था उनका मोटिव। तो पोर्टुगल का इंडिया में पहला गवर्नर था जो, उसका नाम था अल्मीडा। ये थोड़े से गवर्नर्स के बारे में जानना जरूरी है, पूछ लिया जाता है इनके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट को ही देखेंगे, सभी नहीं देखेंगे। तो जो पहला गवर्नर था उसका नाम था अल्मीडा। ही वॉज पॉपुलर फॉर ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी नीति थी जिसके अंतर्गत पोर्टुगीज ने खुद को इंडिया के डीप में, मतलब टेरिटोरियल डीप में पेनिट्रेट करने से रोका। उनका मानना था कि उनकी नेवल पावर जो है वो स्ट्रांग है, इसलिए उन्हें नेवल फाइट्स में एक अपर हैंड मिलता है। और अगर वे इंडिया के बीच में, मतलब टेरिटरी में घुसने की कोशिश करते हैं और अंदर तक, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारे राजाओं के साथ लड़ना पड़ सकता है,
ठीक है, जिसमें उनका जीतना मुश्किल था क्योंकि उनके पास टेरिटोरियल आर्मी तो थी नहीं, उनके पास और नेवल पावर थी, उसमें वो स्ट्रांग थे। तो अल्मेडा वाज फर्स्ट डिफीटेड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ इजिप्ट, टर्की एंड गुजरात एट चौल। ठीक है, एक चौल नाम की जगह है, वहां पे इजिप्ट, टर्की और गुजरात ने मिलकर अल्मीडा को एक बैटल में हरा दिया। अब इन तीनों ने पोर्टुगीज के अगेंस्ट एक साथ आने का फैसला किया क्योंकि नया सी रूट मिल जाने से पोर्टुगीज ढेर सारा सामान यूरोप ले जाकर बेच रहे थे, जो कि पहले ये जो तीनों थे ना, टर्की, गुजरात और इजिप्ट, इनके द्वारा लैंड रूट से पहुंचाया जाता था यूरोप में। अब इजिप्ट, टर्की और गुजरात के प्रॉफिट मार्जिन होने लग गए श्रिंक। इससे उनको आ गया गुस्सा, इसलिए उन्होंने चौल में पहली बैटल जो थी अल्मेडा के साथ हुई थी, उसमें अल्मेडा को हरा दिया। अब इसकी रिटेलिएशन में एक दोबारा बैटल होगी, सेकंड बैटल होगी, और उसमें क्या होता है, अल्मेडा ने इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हरा दिया। और ये बैटल कहाँ पे हुई, ये हुई थी दीव, दमन एंड दीव वाले दीव में। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो पोर्टुगीज गवर्नर जो भारत में अपॉइंट किया गया था वो था एलबी क्वर्क। ठीक है, एलबी क्वर्क जो है, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम तो याद होना ही चाहिए आपको। एलबी क्वर्क ने आदिल शाही ऑफ बीजापुर को हराकर गोवा को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसमें पोर्टुगीज की मदद इसने की, विजयनगर के एक रूलर था, उसका नाम था तिमैया, उसने की थी। ही एनकरेज द पोर्टुगीज मैन टू मैरी इंडियन वुमेन। एलबी क्वर्क ने क्या किया, ये बोलने शुरू कर दिया कि आप क्या करो, जो इंडियन वुमेन हैं, जो विडोज हैं, ठीक है, इनसे शादी करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अब ऐसा वो क्यों कह रहा था, वो ऐसा इसलिए कह रहा था कि पोर्टुगीज इंडियन पॉपुलेशन जो होगी वो अल्टीमेटली पोर्टुगीज की इकोनॉमिक और जो मिलिट्री पावर है उसके गेन में उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, और एलबी क्वर्क ने क्या किया था, गोवा रीजन में, पूरे भारत में की बात नहीं करना, मैं ध्यान रखना, गोवा रीजन में सती प्रथा को कर दिया बैन। ठीक है, और जो ये सती प्रथा को बैन करना था, वहां के नेटिव लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को कर देता है हर्ट, पिंच हो जाते हैं वो इससे कि हमारे आपने कल्चरल राइट्स में, जो रिलीजियस राइट्स हैं उसमें आपने इंटरफेयर कैसे कर दिया, और जिसके कारण पोर्टुगीज लोग जो हैं वो हो गए अनपॉपुलर। इस एपिसोड में डच और इंग्लिश सीख ले लेंगे, और बाद में जब वो अपनी एक्सपेंशन करने की कोशिश करेंगे तो रिलीजियस जो अफेयर्स थे इंडिया के उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे शुरू से। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नर थे वो थे नीनो डा कूना। ठीक है, ये अगले पोर्टुगीज गवर्नर थे नीनो डा कूना। इनके जो टाइम में एक इवेंट होता है वो यही है कि इन्होंने जो कैपिटल थी पोर्टुगीज की उसको मूव कर दिया कोचिन से गोवा की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट गवर्नर हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंट वाला, वो था अल्फोंसो। इसके टाइम पे भी एक ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ और वो था सेंट फ्रांसिस्को जेवियर, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर का इंडिया आना। ठीक, अब ये कौन थे जी, ये एक ऐसे मिशनरी थे जिनकी आज की डेट में साउथ गोवा में मम्मी प्रिजर्व्ड करके रखी हुई है। ठीक है, उनके टाइम पे पहली चर्च बनाई गई थी गोवा में। ये क्या था, ये लेके आए थे यहाँ पे एक नया आर्किटेक्चर, और इस आर्किटेक्चर को कहते हैं गॉथिक और बरोक। ये दो नाम आपने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, गॉथिक और बरोक। ठीक, अब हमने देखना है कि इम्पैक्ट क्या रहा पोर्टुगीज का आने के बाद। ठीक है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा पोर्टुगीज का आने पे। देखो, एक तो क्या हो गया कि जो मुस्लिम मोनोपोली थी इंडियन ट्रेड में वो हो गई खत्म। ठीक है, दूसरा क्या इम्पैक्ट था, एंडेड द एरा ऑफ अनआर्म्ड ओपन सी ट्रेड इन इंडियन वाटर्स। ठीक है जी, अब आप बिना हथियारों के ट्रेड सी रूट से कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे पोर्टुगीज ने बहुत सारी पॉलिसीज और सिस्टम्स लगा दिए थे जिसके कारण वो अपनी एक से रखना चाहते थे। ठीक है, और डोमिनेट करना चाहते थे ट्रेड को। फिर तीसरा पॉइंट हम इसमें क्या देख सकते हैं कि दे इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स इन इंडिया, एंड विच वर दोज प्रोडक्ट्स, एक तो था पोटैटो, कॉर्न, पाइनएप्पल, कैश्यू एंड टोबैको। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमने देखना है कि कॉजेज क्या थे पोर्टुगीज पावर के डिक्लाइन करने के। ठीक है,
पहला तो था रिलीजियस इंटॉलरेंस, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू किया जिसका उनको बैड रिजल्ट देखना पड़ा। ठीक है, दूसरा ये था कि उन्होंने डिस्कवरी कर ली थी ब्राज़ील की, जिसके कारण उनकी जो अटेंशन थी वो थोड़ी सी हो गई डाइवर्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि इंटरनल लिमिटेशंस लाइक लिमिटेड पॉपुलेशन एंड बैकवर्ड इकोनॉमी एज वंस दे वर डिफीटेड बाय स्पेनिश। आइबेरियन पेनिनसुला में पोर्टुगीज और स्पेनिश की वॉर में स्पेन जीत जाता है। अब सारा प्रॉफिट जो है ट्रेड का पोर्टुगल को ना जाते हुए स्पेन को जाना शुरू हो जाता है। करीब 70 साल तक गुलामी के बाद पोर्टुगल की इकोनॉमिक सिचुएशन बैकवर्ड रह जाती है। स्पेन का वैसे भी ज़्यादा इंटरेस्ट अमेरिकन साइड में था रैदर एशियन साइड, जिससे डच, ब्रिटिश और फ्रेंच को एशिया में फ़ायदा मिल पाया। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब हम देखेंगे कि रिमेनिंग इफेक्ट ऑफ पोर्टुगीज क्या थे। एक तो था कि मराठास कैप्चर्ड द टेरिटरीज अराउंड द फ्यूचर सिटी ऑफ बॉम्बे, राइट। सेकंड पॉइंट हम क्या देख सकते हैं इसमें, पोर्टुगीज गेव द आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू ब्रिटिश। अब ये कैसे दिया था, ये दिया था मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू। मतलब कैथरीन जो थी, जो पोर्टुगीज थी, कोई जो प्रिंसेस थी वहां पे, उसके जो है शादी कर दी गई ब्रिटिश किंग से, और ब्रिटिश को क्या मिल गया, बॉम्बे मिल गया डाउरी में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पोर्टुगीज जो हैं वो हुगली को खो देते हैं। किसको खो देते हैं, कासिम खान को। ठीक है, आखिर में पोर्टुगीज के पास केवल गोवा, दमन और दीव बचता है, जिससे वे 1961 में डिस्प्लेस कर दिए गए, राइट। सो दिस वाज ऑल इन दिस लेक्चर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, डच और डेन्स को हमने देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।